हेमरेजिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, वो है हमारा, पहला है हमारा इंट्राक्रेनियल। बहुत क्लियर हो रहा है? यस मैम। पहला है हमारा इंट्राक्रेनियल, ठीक है। एक्चुअली क्रेनियल नहीं होता, इंट्रासेरिब्रल। पहला इंट्रासेरिब्रल और सब एरेक्नॉइड। पता है क्या होता है सब एरेक्नॉइड? और हमारे ब्रेन की लेयर्स होते हैं, ठीक है। ब्रेन को जो लेयर कवर करता है उसको हम लोग क्या ओके कहते हैं? मैम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो कवर करता है वो उसको कहते हैं हम लोग मेनिंजेस लेयर, ठीक है। मेनिंजेस, ठीक है। मेनिंजेस के लेयर्स होते हैं, जिसको कुछ तीन लेयर्स होते हैं, डूरा मैटर, एरिकोनॉइड मैटर और पाया मैटर। डूरा मैटर सबसे बाहर का लेयर होता है और पाया मैटर सबसे अंदर का लेयर होता है। बीच का लेयर जो होता है वो एरिकोनॉइड होता है। तो वहां से आ गया सब एरिकोनॉइड। तो डूरा मैटर, एरिकोनॉइड, पाया मैटर। तो डूरा मैटर और एरिकोनॉइड मैटर के नीचे, मतलब ये जो एरिकोनॉइड है सब, मतलब इसके नीचे यहाँ वाले एरिया में अगर हैमरेज हुआ तो हो जाएगा सब एरिकोनॉइड हैमरेज, यहाँ तक हुआ, ठीक है। और इंट्रा सेरिब्रल मतलब सेरिब्रल के अंदर, ठीक है। ये ब्रेन है, ब्रेन का ये तीन लेयर, यहाँ तक क्लियरिंग। अब इसके अंदर सेरिब्रल कवर्ड है, ठीक है। इसके अंदर अगर हो रहा है तो वो हो जाएगा इंट्रा सेरिब्रल हैमरेज, ठीक है। कौन ज्यादा खतरनाक होगा? सब एरिकनॉइड ज्यादा खतरनाक होगा कि सब इंट्रा सेरिब्रल ज्यादा खतरनाक होगा? बताओ शुभम, सोचो, एक दिमाग बार लगाओ। एक बार मैम रिपीट करिए तो फिर से क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन है कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा डेंजरस होगा? सब एरिकनॉइड ज्यादा डेंजरस होगा कि इंट्रा सेरिब्रल ज्यादा डेंजरस होगा? ये, मैम अच्छा मैं इंटरसेरेब्रल एक बार, ज्यादा वो होगा ना? हाँ वेरी गुड, इंट्रा सेरिब्रल ज्यादा डेंजरस होगा क्योंकि वो ब्रेन के अंदर तक जा चुका है क्योंकि और वो ये तो तभी डायरेक्टली लेयर ये इंसल्ट बाहर। कर दे रहा है। हाँ, ऐसे समझ लो कि एक तरीके से एक घर है, ठीक है। घर के बाहर ऐसे तीन दरवाजे लगे हैं, ठीक है। ये घर, और चोर यहाँ से घुस रहा है, अगर एकदम अंदर घुस गया तो वो ज्यादा डेंजरस ना, तो ये तो सबसे अंदर वाला पार्ट है ना। और चोर अगर सिर्फ मतलब कवरिंग का सिर्फ यहाँ तक पहुंचा तो ये तो सेफ है फिर। तो इसलिए इंट्रा सेरिब्रल ज्यादा खतरनाक होगा हेमरेजिक में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो, कॉजेस ना, इसके जो कॉजेस हैं स्ट्रोक के, बहुत सारे हैं, पर जो मेजर दो कॉज है वो क्या क्या है बताओ? बहुत कॉमन है, आई गेस मैंने एक बार लेक्चर में पढ़ाया भी है ये। क्या क्या है वो? सबसे पहले तो पेशेंट, किसी भी स्ट्रोक के पेशेंट का हिस्ट्री लो ना, तो उससे पूछना आपको काफी टाइम से बीपी का दिक्कत था, काफी टाइम से आपको डायबिटीज था, बोलेगा हाँ पक्का, दोनों में से कोई एक बोलेगा ही बोलेगा। तो हाइपरटेंशन, ठीक है। और दूसरा डायबिटिक का पेशेंट। ये दोनों में से कोई एक 100%, 100% तो नहीं, ठीक है, 98% इन दोनों में से कोई एक बोलेगा ही बोलेगा, ठीक है। चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकता है बताओ? शुभम सोचो, कुछ रिस्क फैक्टर्स याद आ रहे हैं? किसको सबसे ज्यादा स्ट्रोक होता है ये बताओ सबसे पहले? क्या मैम? किसको सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर मतलब क्या होता है?
हम रिस्क फैक्टर मतलब ऐसा जी कि मतलब कितनी इंजरी किस लेवल तक हो सकती है, क्रिटिकल केस कैसा हो सकता है। तो बेसिकली कौन अगर ज्यादा प्रोन है इसके लिए, रिस्क फैक्टर मतलब ये होता है, ठीक है। कौन सबसे ज्यादा प्रोन है स्ट्रोक के लिए, उसको हम लोग रिस्क फैक्टर कहते हैं, किसी भी डिजीज के लिए। तो क्या हो सकता है, किस टाइप का पेशेंट ज्यादा प्रोन होगा, बताओ। एक तरफ मैं हूं और एक तरफ ओल्ड एज का पेशेंट है, तो किसको ज्यादा होने के चांसेस है स्ट्रोक, मुझे या फिर ओल्ड एज पेशेंट को? हम कोल्ड पेशेंट को वेरी गुड, ओल्ड एज पेशेंट को होने के ज्यादा चांस है। तो रिस्क फैक्टर सबसे पहला क्या हो गया, ओल्ड, मतलब हम एज हो ओल्ड गया। पेशेंट हाँ, यस मैम। एज हो गया। मोटे मोटा कहें तो जो जितना जवान उसको सीवीए होने के उतने कम चांसेस, ठीक है। ओल्ड एज पेशेंट को होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। और दूसरा बताओ, मेल को ज्यादा होता है कि फीमेल को ज्यादा होता है, जेंडर में देखें हम तो जेंडर जेंडर में में अगर किसको देखें ज्यादा होता है? तो हम बेसिकली अगर क्या टेली केयर तो फीमेल से ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू मेल। पक्का? मैंने जहाँ पढ़ा था मैम यही था। हाँ मैम। नहीं, 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 मेल मेल से में ज्यादा ज्यादा होता है होता है, हाँ, इन कंपैरिजन टू फीमेल्स, ठीक है। और क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकता है, बहुत मैम। सारे। एक क्वेरी था। ये बताइए इसमें मतलब आपने बोला मेल में ज्यादा होता है तो मैम रीजन क्या होता है। रीजन, मेल को ज्यादा स्ट्रेस है, यस मैम। मैम मेल स्ट्रेस को ज्यादा स्ट्रेस है। फीमेल को भी बेसिकली अगर बोथ डायबिटीज, लेवल पे देखो, स्ट्रेस इसके दोनों दो को। मेन, नहीं, 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 मैंने दो मेन कॉज बताए, इसमें क्या बताया, पहला बताया मैंने कि हाइपरटेंशन है और डायबिटीज, ये दो मेन कॉज है। अब तुम इसके प्रोस्पेक्टिव से चले जाओ, अब तुम जाके ये पता करो कि सबसे ज्यादा बीपी का प्रॉब्लम किसको होता है, मेल को होता है या फीमेल को होता है? मैम मेल को होता है, मैम मेल ठीक को है, होता है। मेल को होता है, एक पता चल गया, मेरा एक बीपी रीजन कम अब हो हो गया गया। तो दूसरा, डायबिटीज सबसे ज्यादा किसको होता है, मेल को होता है या फीमेल को होता है? रिसर्च क्या मेल कहती को है कि होता है। सबसे ज्यादा, हाँ, तो इस वजह से जेंडर भी मेल ही होगा, कि यही तो मेन कॉज है। समझ में आ गया यस मैम। क्या? अब हम लोग आएंगे कि किस टाइप के रेस को ज्यादा, मतलब किस टाइप के पर्सन को ज्यादा होता है। तो किस टाइप के पर्सन को ज्यादा होता है बताओ, एशियंस को ज्यादा होता है कि यूरोपियंस को ज्यादा होता है? हम लोग क्या हैं, एशियंस है कि यूरोपियंस हैं? तो एशियंस को ज्यादा होता है, हम एशियंस हैं, ठीक है। एशियंस को स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। समझ में आया? ऐसे बहुत ही सारे फैक्टर्स हैं स्ट्रोक के, ठीक है। और क्या हो सकता है बताओ, हाई एल्टीट्यूड पे जो रहते हैं उनको होने के चांसेस होते हैं। ये अब हाई एल्टीट्यूड वाला कॉन्सेप्ट क्या है, देखो, मैं बताती हूँ। जो लोग हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, वहां पे क्या होगा, कोल्ड ज्यादा होगा, है ना। वहां तो अगर कोल्ड ज्यादा हुआ तो क्या होगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा, ठीक है। वेसो कंस्ट्रिक्शन हुआ, वेसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से हमारी जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो इंक्रीज होगी, ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज होने की वजह से हमें क्रॉस हेमिप्लीजिया होगा, ठीक है। क्रॉस हेमिप्लीजिया की वजह से किस लेवल पे होगा, ये जो क्रॉस हेमिप्लीजिया एट ट्यूटाइन लेवल। ट्यूटाइन लेवल क्या है, जब हम सर्कल ऑफ विलिस पढ़ेंगे तो मैं उसमें दिखाऊंगी कि प्लूटाइन लेवल कहाँ पे, प्लूटाइन आर्टरी किसको कहते हैं, उस लेवल पे हमें स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं जो पर्सन हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं, ठीक है। समझ में आया? और किसको किसको होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, हेरिडिटिक होता है ये,
ठीक है। फिर जिनमें बहुत ज्यादा फाइब्रोजिन होगा, उनको होने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। या फिर जिन्होंने बहुत कंप्लेन किया, मतलब कि ऐसे कह सकते हैं कि जिनका प्रीवियस बहुत ज्यादा पेरिफेरल इमोबिलाइजेशन का कंप्लेन होगा, कि मुझे पेशेंट कंप्लेन कर रहा है, आपके पास ऐसा पेशेंट आ रहा है जो बार बार इस चीज का उसका कंप्लेन है कि मुझे प्रीवियस क्या है, पेरिफेरल इम्बोलिज्म होने हुआ है, तो उसके ज्यादा चांसेस है। ऐसे बहुत सारी चीजें। रिस्क फैक्टर में भी दो आता है, एक तो मॉडिफाइड और एक नॉन मॉडिफाइड। ये सारी चीजें जो मैंने बताई है, इसको हम बदल नहीं सकते अपने हिसाब से। क्या हम किसी का एज बदल सकते हैं? नहीं ना, तो वो किस में आ जाएगा? नॉन मॉडिफाइड आ जाएगा। किसी का जेंडर बदल सकते हैं? नहीं ना, तो वो भी नॉन मॉडिफाइड में आ जाएगा। रेसेस नहीं बदल सकते हैं, कोई ठंड जगह पे रह रहा है तो उसको हम चाहे तो बदल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसलिए ये जो हाई एल्टीट्यूड है, ये हमारे मॉडिफाइड में आएगा, और ये नॉन मॉडिफाइड में आएगा। ये फिक्स्ड है, ठीक है। चलो, ऐसे ही हाई एल्टीट्यूड वाला जो है हमारा किस में आ जाएगा? मॉडिफाइड में आ जाएगा। हार्ट डिजीज हमारा मॉडिफाइड में आ जाएगा। किसी को हार्ट डिजीज है, उसको स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। हार्ट डिजीज को होने के चांसेस होते हैं। डायबिटिक मैंने पहले ही बोल दिया है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है। डायबिटिक है पेशेंट, हाइपरटेंसिव है, या फिर कोई ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिक ले रहा है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक ले रहा है, बहुत ज्यादा स्टेरॉइड ले रहा है, ये सारे हमारे मॉडिफाइड में आ जाएंगे, ठीक है। डिप्रेशन में है पेशेंट, सोशल डिप्रेशन में है, ऐसे बहुत ढेर सारी चीजें जो हमारे मॉडिफाइड में आ जाएंगी, ठीक है। चलो, ये हो गया।